हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 13 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 12 तक के वीडियो को डिस्कस करके वीडियो अपलोड भी कर दिया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए लिंक पे जाके प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो को एक साथ इंक्लूड किया गया है। अगर आप ज्ञान बिंदु के सेट को देना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट से ज्ञान बिंदु का पूरे सेट को दे सकते हैं। अगर आपको एडिटोरिया का सेट को देना है, यानी कि एडिटोरिया के सेट का प्रैक्टिस करना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से एडिटोरिया को एक साथ 15 सेट को इंक्लूड किया गया है। तो आपको आसानी होगा ढूंढने में, आसानी से आप उसे ढूंढ सकते हैं, आसानी से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 13 की शुरुआत करते हैं। यह सेट 13 नंबर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। शानदार डिस्कशन होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो क्या कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा आप सेट कंप्लीट कीजिएगा। आधा अधूरा बिल्कुल सेट नहीं छोड़िएगा। जब आप इस सेट को कंप्लीट करेंगे तो पता चलेगा कितना शानदार टेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जो नए व्यूअर हैं, जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्लियर किया जाता है। डायरेक्टली सेट कवर नहीं किया जाता है कि आंसर देखें और उसको कवर कर दिए। आपको पूरा सेट कवर किया जाएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं, सेट नंबर 13 का। पहले प्रश्न में कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की जो देशव्यापी यात्रा थी उसका क्या नाम था? तो उसे हरिजन यात्रा के नाम से जाना गया। यानी कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी की देशव्यापी यात्रा जो थी वो हरिजन यात्रा थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हरिजन यात्रा कब शुरू की गई थी, तो इसकी शुरुआत 7 नवंबर को शुरू की गई थी। 7 नवंबर, NOV लिख देता हूँ, 7 नवंबर 1933 को इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत वर्धा से हुई थी, ठीक है, वर्धा से हुई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम आपसे पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, ठीक है। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। इसे जो है एक अन्य नाम से जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जिसे नमक सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, गेहूं फसल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत स्टेटमेंट को चुनना है, गलत ऑप्शन को फाइंड करना है। तो गेहूं की अगर बारे में बात की जाए पहला ऑप्शन का, तो यह ग्रेमनी कुल का पौधा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। गेहूं जो है वह ग्रेमनी कुल का है। ऑप्शन बी में बता रहा है कि उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। भारत का तीसरा स्थान नहीं है, बल्कि भारत उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में दूसरे पायदान पे है। अगर प्रथम की अगर बात की जाए, प्रथम पोजीशन पे कौन है गेहूं के उत्पादन में, तो वह है चाइना, ठीक है। चीन प्रथम उत्पादक है गेहूं का। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि सामान्यतः 50 से 70 सेंटीमीटर तक वर्षा की ज़रूरत होती है, जो कि ये भी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे बी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि बोते समय, यानी कि जब इसकी बुआई होती है, तो 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। यानी कि इसकी बुआई के लिए अनुकूल तापमान जो है वह 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। ये भी आपका सही है। तो आपको गलत आंसर ढूंढना था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, ऐसा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, किस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम की अगर बात की जाए तो इसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि 1878 में लागू हुआ था, पारित हुआ था। और इसे किसने किया था? लिट्टन के द्वारा, ठीक है। लिट्टन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है उसे पारित किया था
1978 में, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा जो प्रेस जो थी, प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या कर दिया गया था, अंकुश लगा दिया गया था। यानी कि वह अंग्रेज अगर अत्याचार करते हैं और अंग्रेज के द्वारा गलत कार्रवाइयाँ की जाती है, ठीक है, तो उसको आप पेपर में यानी कि प्रेस के माध्यम से उनके बारे में जिक्र नहीं कर सकते थे। इस सब टाइप का जो है, इस टाइप का पाबंदी लगा दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। इसमें समाचार का जो भी आपका शीर्षक होता था, जो भी आपका आर्टिकल होता था, पहले अंग्रेज उसे रीड करते थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर उन्हें लगता था कि उनके खिलाफ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तभी आप पब्लिश कर सकते थे। इस तरीके का क्या किया गया था कि प्रेस को जो है, प्रेस की स्वतंत्रता को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया था, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले एक और ऑप्शन इसमें दे रखा है। आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें, रॉलेट एक्ट 1919, ठीक है। तो यह कब पारित हुआ था? 21 मार्च को, ठीक है। 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। और इसमें क्या होता था कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना वारंट का। आप किसी को भी अंग्रेज क्या करता था, अरेस्ट कर लेता था। इन्हें बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। 5वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? लोक लेखा समिति जो है वह अपना प्रतिवेदन लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। अगर बात की जाए वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, ठीक है। ओम बिरला जो है अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, जो कि कैमा है 15वीं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। 6ठा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वां संविधान संशोधन के संबंध में यहाँ पे 1, 2 और 3, 4 स्टेटमेंट दिया गया है। आप पूछा गया है, इस पर विचार करना है, यानी कि पढ़ते हैं इसको, इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है। किसमें? 73वें संविधान संशोधन जो है उसके अनुसार इसमें 50% सीटों पर महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है, जो कि आपका भाई साहब गलत है। इसमें कुल मिला के 1/3, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 का मतलब 0.33% है ना। 1/3% जो है इसमें क्या है, महिलाओं की सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, यानी कि 1/3 आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन दूसरे में कह रहा है यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह की अवधि के अंदर चुनाव कराया जाएगा, जो कि आपका सही है, ठीक है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर उसमें चुनाव करा लिया जाना, ये ऐसा निर्देश दिया गया है। तो ऑप्शन 3 में कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन संविधान के 12वें अनुसूची से संबंधित है, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। 73वां संविधान संशोधन जो है वह 12वें अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। और चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। कौन सा करता है? 73वां संविधान संशोधन जो है वह त्रिस्तरीय मॉडल यानी त्रिस्तरीय ढांचा को की व्यवस्था करता है, यानी कि 2, 3, 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 नहीं, 12वें अनुसूची, ठीक है, एक मिस्टेक मेरे से हो गया, इसके लिए सो सॉरी। 12वें अनुसूची में नहीं, ठीक है, यह 11वें अनुसूची में। थैंक्स फॉर सपोर्ट टेक्निकल टीम। यह जो है 73वें संविधान संशोधन है ना, वो 12वें अनुसूची में शामिल नहीं है, 11वें अनुसूची में, ठीक है। और यह जो क्या करता है, यह त्रिस्तरीय मॉडल की व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन आपका 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उड़ी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अगर बात की जाए उड़ी परियोजना की तो यह झेलम नदी पर स्थित है। और इसकी अगर बात की जाए यह परियोजना तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से इसकी जो है गुजरने वाली झेलम नदी पर इसे बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 1962 में प्रकाशित
पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे? यानी कि एक पुस्तक थी साइलेंट स्प्रिंग, जो कि 1962 में प्रकाशित की गई थी। आपसे पूछा गया है कि इसके लेखक कौन थे, तो इसके लेखक जो थे वह थे अर्नीज नेस। ठीक है, अर्नीज नेस नहीं थे। एक बार इसको हम थोड़ा सा व्यू करके देखते हैं। 1962 में प्रकाशित पुस्तक वो साइलेंट स्प्रिंग जो थी उसके लेखक अर्नीज नेस नहीं थे। इसलिए आप क्या करते हैं, सेल्फ जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको आंसर याद रहता है, और अगर आप आंसर नहीं कर पाते हैं तो आपको इतना ज़रूर याद रहता है कि आंसर ये नहीं होगा, इतना कंफर्म रहते हैं। तो इसका आंसर होगा रेचल कार्सन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो पुस्तक है वह पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, यानी कि पर्यावरण विज्ञान पर आधारित यह पुस्तक है साइलेंट स्प्रिंग, जो कि रेचल कार्सन के द्वारा लिखा गया है। और यह कहाँ के हैं? रेचल कार्सन यह अमेरिका के हैं। ठीक है, अमेरिका के नागरिक हैं। ठीक है, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? अगर बात की जाए, एक तरफ कंपनी का लिस्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है सहायक देश, यानी इस कंपनी की स्थापना जो है वो किस देश की सहायता से हुआ है, इस प्रकार से आपको मैच करना है। चलिए, पहले ऑप्शन की अगर बात की जाए और आपको क्या कर रहा है, गलत ढूंढना है। यानी बालकों की अगर बात की जाए पहला ऑप्शन की, तो उसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से किया गया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन बी में कह रहा है नालको की स्थापना फ्रांस की सहायता से किया गया है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है हिंडाल्को और इंडाल्को अलग अलग है। ठीक है, तो हिंडाल्को की स्थापना यूएसए की सहयोग से किया गया, यूएसए की सहायता से किया गया। अब अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी इंडाल्को की, तो यह इंडाल्को की स्थापना इटली जो आपका दिया हुआ है वह सही सुमेलित नहीं है। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से किया गया। ठीक है, तो यह कनाडा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको गलत आंसर ढूंढना था, ऑप्शन नंबर डी आपका गलत आंसर है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है पुस्तकों एवं लेखकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगर बात की जाए पहले ऑप्शन की मुद्रा राक्षस की, तो मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, जिसमें धनानंद, ठीक है, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की अष्टध्यायी, जिसे पाणिनि ने लिखा है, ये भी आपका करेक्ट है। मृच्छकटिकम की अगर बात की जाए, इसे शूद्रक ने लिखा है। और कथा सरित सागर जो है वह क्षमेंद्र नहीं जबकि सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपका आंसर गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है और आपको गलत ही ढूंढना था। तो इसे सोमदेव ने लिखा है, कथा सरित सागर को सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। मेघालय की किस जनजाति के द्वारा रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर उन्हें पुल में रूपांतरित कर दिया जाता है? तो यह जो है मेघालय की खासी जनजाति है, वह क्या करती है, रबर ट्री जो होता है, रबर ट्री यानी रबर के पौधे, पेड़, बड़ी बड़ी लंबी लंबी पेड़ें हुआ करती है, उतना भी बड़ा नहीं फिर भी लंबाई रहती है। उस पौधों को क्या करता है, उनके पौधे के जड़ों को अनुवर्धन कर देती है। यानी कि अनुवर्धन मैं समझाता हूँ अच्छी तरीके से। जैसे मान लीजिए कि पेड़ लगा हुआ है और वो उलट गया, यानी कि गिर गया, तो यह क्या हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों को अनुवर्धन करके उन्हें पुल में रूपांतरित कर देता है। तो अनुवर्धन जैसे मान लीजिए कि एक सिरे से दूसरे तरफ जाना है और नीचे गड्ढा है अथवा पानी है या किसी प्रकार का खड्डा है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि एक छोर से दूसरे ओर पेड़ गिर गया, पेड़ लगा भी हुआ है, पेड़ जीवित भी है, तो उस तरीके से क्या होता है कि पेड़ मरा हुआ नहीं है, तो उसका लाइफ चलते रहता है और वह एक छोर से दूसरे छोर की तरफ झुका हुआ होता है। तो एक ब्रिज का, समझ जाइए, एक ब्रिज का निर्माण हो जाता है, एक पुल बन जाता है। तो इस प्रकार का जो पुल है वह जो है खासी जो है जनजाति के द्वारा, मेघालय की खासी जनजाति है, उनके द्वारा पौधों के जड़ों का अनुवर्धन कर दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए ना, एक तरीके से उलट दिया गया और उन्हें पुल में रूपांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अनुवर्धन का मीनिंग। ठीक है,
यहाँ पे अनुवर्धन का उसी परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया गया है। 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल संबंधी निर्णय लेने के लिए भारत में नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था वर्ष 2003 में। ठीक है, नाभिकीय शस्त्र का जो इस्तेमाल है उससे संबंधित जो निर्णय है यानी कि डिसीजन है, उसके लिए भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण, आप कहने का मतलब जब तक वो अनुमति नहीं लेगा तब तक इन शस्त्रों से संबंधी वो निर्णय नहीं लेगा। तो भाई इसके लिए अनुमति किससे लिया जाएगा? तो इसके लिए गठन किया गया भारत ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का, जिसका गठन वर्ष 2003 में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 49वीं समानांतर यानी कि पैरेलल डैश के बीच सीमा रेखा है। अगर बात की जाए 49वीं पैरेलल जो है यानी कि समांतर, ठीक है, रेखा की, वह अमेरिका और कनाडा के मध्य है। ठीक है, अमेरिका और कनाडा के मध्य है। अगर बात की जाए भारत और पाकिस्तान, तो आप जानते ही हैं साथियों, आपको बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सी रेखा है, इसे आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसे आपको कमेंट करना है। और साथ ही साथ भारत और चाइना के बारे में भी आपको कमेंट करना है, आप खुद से कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग जो है वह कौन सा है? दुनिया की सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग जो है वह उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ है? तो कनाडा के पूर्वी भाग जो है वहाँ, ठीक है, और यूएसए के पश्चिमी भाग जो है उसको जोड़ने का काम करती है। उसमें जोड़ने का नहीं काम करती है, यहाँ से उस क्षेत्र से उन दोनों जगह से क्या होता है, समुद्री मार्ग का ज़्यादा आवागमन होता है। ठीक है, और व्यापार के मामले में सबसे ज़्यादा यहाँ पे यह क्षेत्र जो है वो बिजी होता है, व्यस्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रीट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है? देखिए, यह निर्णय जो है रद्द करने का यह अधिकार जो है उत्प्रेषण के तरह दिया गया है। आखिर यह होता क्या है? देखिए, यदि किसी अवर न्यायपालिका के द्वारा मान लीजिए किसी प्रकार का डिसीजन गलत हो जाता है, ठीक है, यह जरूरी नहीं कि वह जानबूझकर करे, मतलब गलत हो जाता है तो उस दिशा में क्या होता है, उससे ऊपर की जो न्यायालय होती है यानी कि उच्चतर न्यायपालिका क्या करती है, उसको एक अधिकार दिया जाता है कि एक विशेष प्रकार का रीट जारी करके उस निर्णय को क्या करता है, अमान्य घोषित कर देता है, निर्णय को रद्द घोषित करता है, ताकि क्या हो कि सुनवाई जो हो यानी कि निर्णय जो हो वह सही हो पाए। तो इसके उस जनता को, लोगों को, उन सभी लोगों के हित में यह काम करती है ताकि डिसीजन गलत ना हो जाए, जो निर्णय हो वो आपका गलत ना हो जाए। तो यह अधिकार देती है, ठीक है, और यह उत्प्रेषण कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होती है जिसका अर्थ है कि यह डैश से बनी होती है। अगर बात की जाए कंप्यूटर की तो यह क्या करता है कि मान लीजिए अगर इसका प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो यह सिर्फ 0 और 1 को ही समझ पाता है। ठीक है, 0 और 1 से बने डिजिट को ही, इसी के आधार पर पूरे कंप्यूटर का जो है वह सिस्टम प्रणाली चलता है, इसीलिए इसे डिजिटल कहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए तो यह केवल क्या करता है, 0 और 1 के इसी डिजिट को समझता है, यही इसकी भाषा है। ठीक है, और इसी के कारण इसे डिजिटल को 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? देखिए, बाघ आरक्षित क्षेत्र को बोला जा रहा है कि वह 2 राज्य में विस्तृत है, यानी कि 2 राज्यों को टच करता है। ठीक है, दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो यह है पेंच। ठीक है, यह पेंच जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र और एमपी इन दोनों क्षेत्रों में पड़ता है, महाराष्ट्र और एमपी। ठीक है, इन दोनों जगहों में यह पड़ता है। ठीक है, और इसकी अगर बात की जाए तो पेंच नदी के नाम पर इसका नामकरण पेंच बाघ आरक्षित क्षेत्र या पेंच बाघ टाइगर रिजर्व रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है? अगर बात की जाए तो यह जो है अशोक चक्र है। ठीक है, अशोक चक्र जो है शांति के समय दिए जाने वाला सबसे बड़ा वीरता का पदक है, यानी कि वीरता का पुरस्कार है। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए
तो इसकी शुरुआत 4 जनवरी, ठीक है, यहाँ नहीं लिखते हैं, इतना ऑप्शन है इधर जगह है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है, इसको स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट किया गया था 4 जनवरी 1952 को, ठीक है। 4 जनवरी 1952 को इसे स्टार्ट किया गया था, अशोक चक्र की बात करें तो, ठीक है। और बात की जाए कि महावीर चक्र की बात करें, प्रथम प्राप्तकर्ता की अगर बात किए करें कि अशोक चक्र सबसे पहले किसे दिया गया था, तो लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास को यह दिया गया था सबसे पहला अशोक चक्र पुरस्कार, ठीक है। सुहास विश्वास को दिया गया था, ठीक है। उसके आगे लेफ्टिनेंट होगा, लेफ्टिनेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास को पहला अशोक चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कर्नाटक के किस मंदिर को विश्व विरासत सूची 2022-2023 के लिए भारत के नामांकन के रूप में अंतिम रूप दिया गया है? तो यह है कर्नाटक का होयसल मंदिर, ठीक है। इसे 42वां, ठीक है, इसे 42वां जो है वह विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियां है, जैसे कि अगर इसका निर्माण की बात की जाए तो इस होयसल मंदिर के निर्माण होयसल के राजा विष्णुवर्धन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था? 1116 ईस्वी में। इन्होंने 1116 में चोलों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण किया था। और यह जो होयसल मंदिर है वह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 20। 20वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इंडिया आफ्टर नेहरू, इस पुस्तक किसने लिखा है? इंडिया आफ्टर नेहरू की अगर बात की जाए तो इस पुस्तक को कुलदीप नैयर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा जो है एक और पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, जिसके रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक अन्य जानकारी है जो आप याद रखेंगे। पूछ देता है महात्मा गांधी के संबंध में कि भाई इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा था, तो इसे रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया था। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो की अगर बात की जाए तो वह मोजाम्बिक की राजधानी है। और सेशल्स की बात करें, ठीक है, आप नोट डाउन करते रहिए। सेशल्स विक्टोरिया की राजधानी है, घाना की राजधानी अकारा है और अंगोला की राजधानी लुआंडा है। 12 से 16 जनवरी 2023 तक 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विश्व का एक संपन्नतम फुटबॉल क्लब है और यह किस देश से संबंधित है? तो बात की जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड की तो यह इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना अगर फुटबॉल क्लब की बात की जाए तो वह शेफील्ड क्लब है, ठीक है। सबसे पुराना अगर फील्ड बात की जाए तो शेफील्ड जो है शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो है वह सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, ठीक है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछा गया है कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो पूछा गया है कि वह स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो वह जोधपुर में स्थित है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, और अगर बात की जाए कि भाई यह जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट आखिर करती है क्या चीज़ रिसर्च करती है? तो यह जो रिसर्च करती है मौसम और एग्रीकल्चर, साथ ही साथ जलवायु के संबंध में, ठीक है। तो हो जाएगा भाई यह क्या चीज़ पर शोध करती है, रिसर्च करती है? तो मौसम, ठीक है, मौसम जलवायु दोनों एक साथ ही होता है मतलब, और साथ ही साथ कृषि पर, ठीक है। इन सभी पर रिसर्च करती है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जोधपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? अगर बात की जाए संवेग की तो इसे द्रव्यमान और वेग के, ठीक है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है?
या लट्टू के घुमाने की अगर बात की जाए तो यह केंद्राभिमुख, ठीक है, लट्टू को आप देखिएगा राउंड राउंड घूमता है तो थोड़ा थोड़ा झुकते रहता है केंद्र की तरफ, ठीक है, तो यह केंद्राभिमुख बल का एक उदाहरण है, एक प्रकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। 27वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितनी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। तो देखिए SSLV D2 अगर रॉकेट की बात की जाए तो यह इसरो का सबसे छोटा रॉकेट था, ठीक है, आप याद रखेंगे SSLV D2 रॉकेट जो है वह इसरो का सबसे छोटा रॉकेट है और यह जो है इसे क्या किया गया था, लो अर्थ ऑर्बिट में, है ना, कुल मिला के 3 सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्थापित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऊष्मा संचरण की विधि वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सा कण है। अगर बात की जाए तो यह जो है ऊष्मा संचरण की एक विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं और यह है विकिरण, ठीक है, विकिरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है, यानी कि वह महिला खिलाड़ी जिसने इस महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, तो वह है शबनम इस्माइल है, शबनम इस्माइल कहिए अथवा शबनीम इस्माइल, जो कि साउथ अफ्रीका की स्ट्राइक तेज गेंदबाज है, ठीक है। तो उन्होंने यह कारनामा किया कि महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने ही हासिल किया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसे डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। रिक्टर स्केल की अगर बात की जाए तो इसके थ्रू भूकंप को मापा जाता है और हर्ट्ज जो है हर्ट्ज के द्वारा आवृत्ति मापी जाती है। आवृत्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अनुसार। और लेकिन आपके ध्वनि की अगर बात की जाए तो उसे तीव्रता के उसे मापने का इकाई क्या है, तीव्रता के द्वारा डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। और हर्ट्ज को मापने की आकृति क्या है, आवृत्ति को मापने की इकाई है आवृत्ति, हर्ट्ज, यानी कि हर्ट्ज जो है वह आवृत्ति को मापता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप मापा जाता है। डेसिबल की अगर बात की जाए तो उस पर ध्वनि मापा जाता है। इसके अलावा टेस्ला की अगर बात की जाए तो यह टेस्ला के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसकी तीव्रता है उनको मापा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। बात की जाए गुलाब चंद कटारिया की, उन्होंने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 32 की, तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, यानी कि साफ टाइप का। तो क्यों उस समय ऐसा क्यों होता है कि सूर्य जो है वह साफ प्रतीत होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि देखिए वह उस समय दोपहर के समय सिर के बिल्कुल स्ट्रेट रहता है ऊपर की तरफ, ठीक है। उस समय क्या होता है, इस कारण सूर्य का जो प्रकाश होता है वह कम दूरी तय कर पाता है और उसमें क्या होता है, नीले एवं अन्य रंगों का जो है, नीले एवं जो बैगनी रंग है उनका रंग से क्या होता है, उनका रंग कम बिखर पाता है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, प्रकाश श्वेत दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, ठीक है। प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। हर साल दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। अगर बात की जाए विश्व साइकिल दिवस की तो इसे प्रत्येक साल 3 जून को मनाया जाता है दुनिया भर में, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात की जाए प्रश्न संख्या 34 की, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब कि विभवांतर आखिर होता क्या है, तो यह होता है पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर कहते हैं। तो यह सेल और या बैटरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर बनाए रखने में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल अथवा बैटरी, ठीक है। और इस विभवांतर को अगर आपको मेजर करना है तो कैसे मापेंगे, इसे कैसे मापेंगे, तो इसे वोल्ट मापी के द्वारा एक यंत्र होता है उसके द्वारा इसे विभवांतर को मापा जाता है। किसके द्वारा, वोल्ट मापी के द्वारा, वोल्ट
मापी के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36वां प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की परिस्थितियों को किस स्थान पर दर्शाया जाता है? देखिए, यह प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्ट है, आसान भी है। ऑप्शन में बात की जाए तो समीकरण के प्रारंभ में केवल तीर एरो के ऊपर, केवल तीर एरो के नीचे या तीर एरो के ऊपर और नीचे, इन दोनों जगहों पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीर एरो। तीर को एरो कहते हैं, या तीर कहें या एरो कहें। तो तीर के ऊपर या नीचे दोनों जगह जो है इस अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो होती है उसको दर्शाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि H2, ठीक है, H2 प्लस O2, ठीक है। H2 प्लस अगर O की बात की जाए तो यह क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो इसे एरोही के द्वारा दर्शाया जा रहा है ना। इसे ऊपर कर दे या थोड़ा सा नीचे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी माध्यम से इसको आसानी से समझ जाइए, एक उदाहरण के तौर पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बात की जाए कि यह जो है प्लास्टिक एवं अपशिष्ट के लिए एग्रीमेंट किया गया, हस्ताक्षर किया गया है अमेरिका के स्थित पार्ले फॉर द ओशियन के साथ, और ऐसा किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है? बात की जाए टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी, ठीक है। टैक्सोनॉमी की अगर बात की जाए तो इसे वर्गीकी कहा जाता है, ठीक है। और वर्गीकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कार्लोनस लिनियस को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिर वर्गीकी होता क्या है? तो वर्गीकी जो होता है उसके माध्यम से जीवों को क्लासिफिकेशन किया जाता है। जीव जो होता है उनके अलग अलग वर्गों में उनको विभाजित किया जाता है, ठीक है। और अध्ययन करने में क्या होती है? सुविधा होती है। इसी के लिए इसे क्या करते हैं? अलग अलग वर्गों में विभाजित करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इस सूची में भारत को 180वां स्थान प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। वह रासायनिक बल कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? देखिए, परमाणु के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है। पूछा गया कि वह रासायनिक बल कौन सा है? तो वह जो हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल, ठीक है। विद्युत स्थैतिक बल में रासायनिक बल जो है ये एक प्रकार का रासायनिक बल है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि परमाणु की संयोजन होती है, परमाणु की एकजुटता होती है और उससे अणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो बात की जाए 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के, तो वह भारत को चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 12 में किया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, भाग 12। इसके अलावा अगर बात की जाए वित्तीय उपबंध केंद्र राज्य के संबंध में, देखिए तो अगर बात की जाए और इसमें कुल मिला के ऐसा क्या है, भाग मान लीजिए कि 10 की अगर बात कर ले, भाग आपको बात कर ले 12 की, तो 12 का तो आंसर आपको समझ में आ गया कि केंद्र राज्य के मध्य वित्त संबंध से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर ए की, भाग 10 की, तो उसमें क्या किया गया है? तो भाग 10 में यानी ऑप्शन नंबर ए की अगर बात की जाए तो इसमें 244 और 244 ऐसे लिखते हैं, 244 मान लो तो ये गलत हो गया, 244 और 244
ए के माध्यम से अनुसूचित जाति के संबंध में इसमें उल्लेख किया गया है। और बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11 की, तो उसमें क्या किया गया है, उसमें संघ और राज्यों के संबंध में उसका जिक्र किया गया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 13 में क्या किया गया है, ऑप्शन नंबर अगर 13 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 13 में मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, यानी कि भाग यह जो 13 है वह मूल अधिकारों के संरक्षण, ठीक है, मूल अधिकारों के संरक्षण की यह भाग 13 जो है वह गारंटी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, एक सांद्र अम्ल को तनु अम्ल के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए सांद्र अम्ल को तनु अम्ल की अगर बात करें, प्रश्न को पढ़ेंगे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो पानी में क्या करना है, सांद्र अम्ल होना चाहिए, करना चाहिए, है ना, पानी में सांद्र अम्ल को मिलाना है। देखिए ऐसा क्यों करते हैं, सांद्र में भी पानी मिला सकते हैं, यानी कि हम बी के साथ क्यों जाए, ऑप्शन नंबर डी के साथ क्यों जाए, बी के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन क्या कहना है, सांद्र अम्ल को तनु करना है, ठीक है। तो उसमें तनु करने के लिए पानी में सांद्र मिलाना होगा, ठीक है। इस सांद्र अम्ल को तनु करना है, इसको तो चेंजिंग हमें इसमें करना होगा, इसको आगे बढ़ना होगा, तो पानी में सांद्र आ जाएगा, आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, ऐसा क्यों है। तो क्योंकि संविधान जो है वह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अनुसार अगर हम देखें तो संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। अगर आप ही खुद से सोचें कि सबसे पहले क्या बना होगा, सब लोग मिल के, कार्य समिति जितने भी लोग थे सब मिल के संविधान बनाए होंगे, उसके आधार पर संसद चलती है, देश का कानून चलता है, व्यवस्था चलता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, सारा चीज़ जो है संविधान के अंतर्गत होता है ना। तो संविधान की प्रामाणिकता जो है वो संसद से ज़्यादा क्यों होगी। ऑप्शन ए को पढ़िए ना, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले ही संविधान बनाया चुका, ये तो ठीक है, संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले ही संविधान बनाया जा चुका, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रश्न को क्लियर करना है, संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता है, वो बड़े और छोटे की यहाँ पे बात नहीं, यह संविधान बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए, इसको समझ जाइए ना, उनको क्रिएट करने का काम संविधान ही करता है, इसलिए ज़्यादा प्रामाणिक आपको ऑप्शन एक ही चुनना है, तो जो कि सी आपका बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट बनने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, यहाँ पे दिया गया है, हाज कर दिया गया है, मिसप्रिंट है, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेवार जीन्स का पता लगाने वाला पाइवोट नामक उपकरण बनाया है। तो इसे जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। वो कैंसर के पता लगाने के लिए एक जीन्स है, उसका पता लगाने के लिए एक पाइवोट उपकरण है, ठीक है। उस उपकरण, उस टेक्नोलॉजी की सहायता से इसे पता लगाया जाएगा, और वह आईआईटी मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आपको बात की जाए पाइवोट की, तो इसका पूर्ण रूप होता है प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्ट्रेट होता है। मान लीजिए कि ऑप्शन में स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हो जाए, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या होता है प्रोस्ट्रेट, ठीक है, प्रोस्ट्रेट कैंसर इंटरवेंशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ट्रायल, इसका पूर्ण रूप होता है ट्रायल। पूरा अगर नाम की बात की जाए तो होगा प्रोस्टेट कैंसर इंटरवेंशन, है ना, ऑब्जर्वेशन ट्रायल, इसका पूर्ण रूप होता है। यह एक उपकरण है, एक टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, कैंसर के लिए जिम्मेदार जो जीन्स होते हैं जिसके कारण कैंसर होती है उसका पता लगाता है यह पाइवोट, और यह आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो यह प्रकृति में उभयधर्मी होती है, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र Al2O3, ठीक है। अगर बात की जाए आपसे उभयधर्मी आखिर होता क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होती है। आखिर उभयधर्मी होता क्या है, तो वैसे धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारक, ठीक है ना,
इन दोनों से अभिक्रिया करने में सक्षम होते हैं, इन दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उभयधर्मी कहा जाता है। जैसे मेढक कैसे उभयचर होता है, जल और स्थल दोनों में जगह रह पाते, यानी कि कॉमन दोनों जगह, तो उससे उभय आ गया, वहाँ से खींच लिए। अभी यहाँ पे क्या है, उभयधर्मी, ठीक है। तो वैसा जो धातु होता है ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है, तो उसे क्या करते हैं, उभयधर्मी कहा जाता है, ठीक है। और उसके साथ क्या होता है, लवण तथा जल बनाते हैं, अभिक्रिया करके रिएक्शंस करके लवण और जल बनाते हैं, इसी कारण से उन्हें उभयधर्मी कहा जाता है। उसमें से जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड है, इस सब प्रकार के जो भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, उभयधर्मी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4, ठीक है, H2SO4 का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 48 में पूछा गया है कि भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम क्या है जिसने पुडुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो वह है हंसा एनर्जी, ठीक है। हंसा एनर्जी जो है भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है, ठीक है, हंसा एनर्जी, ठीक है। और इसे 19 फरवरी को बेंगलुरु से पुडुचेरी के लिए उड़ाया गया था, यानी कि इसका उड़ान भरा गया था 19 फरवरी को, ठीक है, 19 फरवरी को बेंगलुरु से कहाँ तक, पुडुचेरी तक, ठीक है, पुडुचेरी के लिए उड़ान इसका भराया गया था, ठीक है। और इसे जो है अगर बात की जाए हंसा एनर्जी की, तो इसे नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में NAL से के नाम से जानते हैं, नेशनल, N फॉर नेशनल, A फॉर एरोस्पेस, ठीक है, और L फॉर लेबोरेटरी होता है, इसी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। इसमें अन्य जो है इकाइयाँ भी इनका सहयोग की है, ठीक है, लेकिन इनके द्वारा इसका विकास किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। अशुद्ध जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, इसमें मछली क्यों मर जाती है, क्यों जीवित नहीं रह पाती है? यह ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में क्या कह रहा है, मछली उसमें सांस नहीं ले सकती, नहीं तो ले सकती है, लेकिन क्यों भाई? परासरण, ऑस्मोसिस जो है, परासरण जिसको कहते हैं, वह मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देती है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए भाई परासरण आखिर होता क्या है, यानी कि ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखिए मरती क्यों है मछली, तो देखिए अशुद्ध जल की अगर बात की जाए, अशुद्ध जल एक प्रकार का शुद्ध जल होता है, ठीक है, डिस्टिल वाटर जो है एक प्रकार का प्योर वाटर होता है, और अशुद्ध जल में मछली के लिए सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती है। जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होगी तो मछली सांस नहीं ले पाएगी, जीवित कैसे रह पाएगी? इसके अलावा मछली को जो जीवित रहने के लिए लवण और खनिज जैसे कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, वह भी इसमें नहीं पाया जाता है, तो इस कारण से वह मर जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ऐसा कहा गया था एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और वह एक ब्रिटेन के महान अर्थशास्त्री थे, और उन्हें अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र के पिता के रूप में एडम स्मिथ को जाना गया है, अर्थशास्त्र के पिता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। मुद्रा के लिए अपना कार्य करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो इसमें से उसका मेन एक विशेषता जो होता है गुण, स्वीकृति होना होता है, यानी कि एक्सेप्टेंस, ठीक है। मुद्रा को अपना कार्य करने से पहले उसमें से स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस का गुण होना चाहिए। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मुझे कोई सामान खरीदनी है और मैं आपको पैसा पे कर रहा हूँ, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, स्वीकृत ही नहीं करोगे, या मान लेते हैं कि रिजर्व बैंक के द्वारा उसे ऑथराइज ही नहीं किया जाएगा, तो वो प्रचलन में आएगा कहाँ से? तो यहाँ पे स्वीकृति उसकी आवश्यकता अधिक होती है। ग्राउंड लेवल पर अगर हम आपको पे करते हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ भी स्वीकृति नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए जहाँ से पब्लिश किया जाता है, RBI ही उसे स्वीकृत ना करे, तो यह प्रचलन में आएगी ही नहीं। तो इसके लिए मुद्रा का अपना कार्य करने से पहले क्या होता है, उसका विशेष गुण होता है कि वह स्वीकृत हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। हाल ही में जारी पुस्तक लिसन टू योर हार्ट
द लंदन एडवेंचर किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक जो है उसे रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड कौन है? तो वह एक अंग्रेजी भाषा के भारतीय लेखक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो इसकी छपाई जो है वह देवास में होती है। करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। अगर बात की जाए देवास की, तो इस प्रेस की, इस करेंसी प्रेस, जो करेंसी नोट प्रेस है, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। इसके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि करेंसी नोट प्रेस नासिक, तो इसकी स्थापना जो है वह महाराष्ट्र में की गई थी। इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की गई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में की गई थी। ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रेस प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, तो यह जो है मुद्रा से संबंधित नोट प्रेस नहीं करता था। यह एक सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस था जो कि डाक और स्टेशनरी से संबंधित की पूर्ति करने के लिए, उनकी सुविधाओं को पूरा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, 1982 में डाकघर से संबंधित था इनका कार्ड। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कुष्ठ रोग, जिसे लिप्रोसी के नाम से जानते हैं, उसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है और उसे क्या कहा गया है? तो कुष्ठ रोग यानी कि लिप्रोसी को हैंसन रोग कहा गया है। ठीक है, हैंसन डिजीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है अगर बात की जाए कि यह कुष्ठ रोग फैलता कैसे है, तो यह माइकोबैक्टीरियम जो है, बैक्टीरियम नामक जो है जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के द्वारा यह फैलता है। प्रश्न संख्या 55 में कहा गया है कि पृथ्वी का औसत व्यास का गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह इसकी गणना यूनान के एक महान जो थे इरेटोस्थनीज, ठीक है, भूगोल वेदा थे, भूगोल के जानकार थे इरेटोस्थनीज, उनके द्वारा किया गया था 240 ईसा पूर्व, 240 ईसा पूर्व किया गया था। कहाँ के थे इनका संबंध? इनका संबंध था यूनान से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो उन्होंने इस पर प्रतिबंध जो है वह 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? किस तरीके से पदानुक्रम का जो है पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम किया है, यानी कि श्रेणीबद्ध किया गया है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है? तो सबसे पहले क्या आता है? जगत आता है, फिर वर्ग, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर प्रजाति। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये कारण है। ठीक है, ये कारण है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, कारण क्या है कि भारत का अपना एक संविधान है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत एक लोकतांत्रिक देश जो है वह आपका सही है। ठीक है, और भारत का एक अपना संविधान है, दोनों की दोनों बात सही है। लेकिन क्या यही आपका कारण है? भारत का अपना एक संविधान है, इसी कारण लोकतंत्र है? नहीं, संविधान तो सारे देशों के पास होता है। ठीक है, संविधान जो है वह तो सारे देशों के पास होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गणतंत्रात्मक जो है वो शासन नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी शासन नहीं चलती है। यहाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है वह शासन करते हैं, और जनता यहाँ पे क्या होता है? सर्वोपरि होती है। ठीक है, सर्वोपरि जो है वह यहाँ पे जनता होती है। तो इसी कारण जरूरी नहीं कि भारत का एक अपना संविधान है, इस कारण से भारत लोकतांत्रिक है, ऐसा कहना यह प्रमाणिक नहीं है। लेकिन भारत का अपना एक संविधान है, ये बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है यानी कि कारण आर जो है वो अभिकथन ए का प्रमाणिक नहीं है, उचित व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59
59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है। तो अगर नवजात शिशु जो है उनकी बात की जाए तो उनमें 300 से 305 तक हड्डियां होती है। प्रारंभिक अवस्था में 300 से लेके 305 तक हड्डियां होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैक्सिमम नंबर 300 ही दिया हुआ है, तो आप उसको करेक्ट आंसर मान के चलेंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में 305 रहेंगे तो आप 305 को आंसर करके आएंगे। ठीक है, 300 से 305 शुरुआत में बच्चों में क्या होती है, हड्डियां पाई जाती है। फिर जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं तो उसमें एक दूसरे से हड्डियां जुड़ती हुई उसकी संख्या कम हो जाती है। हड्डियां गायब नहीं होती है, वह क्या होती है, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और हड्डियों की संख्या कम जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई एडल्ट यानी कि एक वयस्क में कितनी हड्डियां होती हैं, एडल्ट में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो अगर बात की जाए तो इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में इसे जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसके रोकथाम के लिए भारतीय संविधान में इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। और यह समवर्ती सूची जो है वह भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61, जैविक एवं अजैविक संगठनों के बीच बिचौलियों का कार्य कौन करता है। तो इसमें जो उत्पादक जो है प्रोड्यूसर जैविक एवं अजैविक संगठनों के बीच बिचौलिए के काम करता है। प्रश्न संख्या 62, यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है। भाई यकृत यानी कि लीवर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यह होता है किसके माध्यम से, यहाँ पे ऑप्शन माध्यम दे रहा है, तो यह होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा। ठीक है, ऑर्निथिन चक्र जो है उसके द्वारा लीवर में यूरिया का संश्लेषण होता है। आखिर अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्निथिन चक्र होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि यह एक यूरिया चक्र है। ठीक है ना, यूरिया जो चक्र जो चलता है उसको ऑर्निथिक चक्र के रूप में जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यह जो है एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अमोनिया क्या होता है, अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया का निर्माण जो है यूरिया में हो जाता है, यही ऑर्निथिन चक्र होता है। आपसे प्रश्न में भी ये पूछा गया है कि यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न में कहा है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी, यानी कि भारतीय विकेंद्रीकरण नीति की शुरुआत जो है वह लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में के संकल्प के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो भाई साहब प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं पाई जाती है। इसके अलावा राइबोसोम, कोशिका झिल्ली और यह जो है कोशिका भित्ति, ये सारे के सारे पाए जाते हैं, तो नहीं पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी। यह कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है उन्हें दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। तो यह है RRR यानी कि RRR। इसके निर्देशक है S राजामौली। राजामौली जो है इसके डायरेक्टर है यानी कि निर्देशक S राजामौली। प्रश्न संख्या 66 में कह रहा है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। यहाँ बिना ऑप्शन देके आपको याद आ जाएगा क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के परस्पर जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके लिए जिम्मेवार होती है। ठीक है, उनके बीच पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य का गुरुत्वीय बल, सारे का गुरुत्वीय बल काम करता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, यानी कि इन तीनों का जो परस्पर जो है गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यह जो है ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल कर राज्यों का समकक्ष बनाया गया था। तो अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 2 के द्वारा, ठीक है, सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया था और राज्यों के समकक्ष बनाया गया था।
68 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या है, यानी किस यंत्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन को मापा जाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा पोटोमीटर। ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या मापता है, हाइड्रोमीटर घनत्व मापता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर घनत्व मापता है। ऑक्जेनोमीटर जो है उसके माध्यम से पौधों की वृद्धि को मापा जाता है, पौधों की वृद्धि को मापा जाता है किसके द्वारा, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। ठीक है। और लैक्टोमीटर क्या बताता है, दूध की शुद्धता को बताता है, दूध की शुद्धता को बताता है। ठीक है, शुद्धता को बताता है। लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप समझते भी हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, मैटर जानना है हमको, क्लियर कंसेप्ट करना मेरा और आपका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, संगठन एवं स्थापना वर्ष को सुमेलित करना है। यानी कि इधर लेफ्ट साइड में संगठन दिया हुआ है और उसका स्थापना वर्ष किस साल है उसको आपको सुमेलित करना है। बात की जाए मद्रास महाजन सभा की, तो इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। ठीक है, ए का मिलान हो जाएगा 1884, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और इसकी स्थापना मैं लिखूंगा नहीं, बोल देता हूँ, इसकी स्थापना जो है यह यलवई या थलवई रंगैया नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है, रंगैया नायडू के द्वारा, और कहाँ किया गया था, तमिलनाडु में किया गया था। बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, तो पूना सार्वजनिक सभा है उसका स्थापना 1867 में किया गया था। ठीक है, 1867 में कहाँ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो एस चिदम्बरम और एम.जी. राणा डे के द्वारा। तो आप हो सकता है एम.जी. राणा डे को आप फोकस कर दें तो ये भी सही है, गलत नहीं होगा, एम.जी. राणा डे भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर अगर सी की बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था। और बंग भंग प्रकाशक जो है उस सभा की जो है उसकी स्थापना 1836 में किया गया था। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को लेके आपके मन में डाउट होगा। डाउट क्या होगा कि बॉम्बे एसोसिएशन है, जहाँ पे हम बता रहे हैं, यानी कि मैं बता रहा हूँ 1852, प्रश्न में भी यह बता रहा है 1852, लेकिन आप सोचेंगे कि भाई बॉम्बे इसकी स्थापना जो है वो तो 1885 में हुई थी। तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में अंतर होता है। यहाँ पे आपको बॉम्बे एसोसिएशन दिया हुआ है जिसकी स्थापना 1852, यह आपका करेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे बॉम्बे अगर प्रेसिडेंसी की बात की जाए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे एसोसिएशन के बीच में क्या आ गया, प्रेसिडेंसी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 नंबर प्रश्न में है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान वह कहाँ स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है, जो कि कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। प्रश्न संख्या 71 में कह रहा है कि लाइकेन उदाहरण है। लाइकेन क्या है दोस्तों, तो लाइकेन क्या है, सहजीवता है। सहजीवता आखिर होता क्या है, तो उसमें क्या होते हैं, दो पौधे अथवा दो जीवधारी क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवता के नाम से जाना जाता है। तो लाइकेन जो है वह सहजीवता श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, भारतमाला, ठीक है, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब किया गया था। तो इस परियोजना की घोषणा 2017 में की गई थी। और इस परियोजना के द्वारा क्या किया गया था, यह परियोजना थी हाईवे के निर्माण की, नेटवर्क जो है यानी कि रोड के नेटवर्क के कनेक्टिविटी के लिए इस परियोजना का शुभारंभ 2017 में किया गया था। 73 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। प्रश्न फिर से देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किस सैंधव स्थल से, यानी कि सैंधव सभ्यता के काल के समय का जो जगह है वह किस जगह से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं अथवा मिले हैं। तो यह मिले हैं बनावली से। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर आपसे बात की जाए कि भाई एस्बेस्टस जो है धूल, उससे कौन सा रोग होता है, एक वायु प्रदूषक है और उससे उत्पन्न होने वाले रोग के बारे में दिया गया है।
तो एस्बेस्टस जो है उस धूल से कौन सा रोग होता है, तो उससे फेफड़ा संबंधी रोग होता है, इससे फेफड़ा संबंधी रोग होता है। मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, फेफड़ा संबंधी रोग होता है। उसके बाद यहाँ पे शीशा है, ये क्या है, ऑप्शन बी में शीशा है। और तो शीशा से क्या होता है, उदर यानी कि पेट संबंधी रोग होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगला ऑप्शन जाते हैं, देखते हैं क्या है। बात की जाए पारा की, तो पारा से रक्त संबंधी बीमारी होती है, रक्त यानी कि ब्लड संबंधी। उसके अलावा अगर बात की जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से मस्तिष्क संबंधी बीमारी होती है। किसके संबंधी, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 75, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला कवक कौन सा होता है, यानी कि किस कवक के कारण मनुष्यों में रोग होता है, तो यह है एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि डैश एक उभयलिंगी पुष्पी होता है। उभयलिंगी की अगर बात की जाए, उभयलिंगी किसे कहते हैं, ठीक है, तो वैसे पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के प्रजनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है, प्रजनन पुष्प पाए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है, ठीक है। तो यह कौन सा हो जाएगा, पपीता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट जो है उसकी संधि 1871 में हुई थी, 10 मई 1871 को हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। किसके मध्य में हुई थी, फ्रांस और जर्मनी के मध्य में हुई थी, फ्रांस और जर्मनी के मध्य यह संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। 78 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि इफ डीन इज रिटन एन NOKX, तो हाउ नीड बी रिटन इन टोटल कोड, यानी कि यहाँ पे डीन को NOKX लिखते हैं, तो नीड को उसी कूट भाषा में यानी उसी कूट में क्या लिखेंगे, तो डी को एन अगर देखें तो डी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 4 और एन होता है 14, तो 10 जोड़े तो 14 हो गया। ई 5 होता है और ओ 15 होता है, 10 जोड़े तो 15 हो गया। फिर यहाँ पे ए क्या हो रहा है, एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर अगला क्या आ रहा है, के, ठीक है ना, के आ रहा है, के यहाँ पे के आ रहा है, तो के A1 होता है, के 11 होता है, फिर उसमें 10 ऐड हो रहा है। इस तरीके से देखेंगे तो सारे में 10 को ऐड किया जा रहा है। तो नीड जो है, तो नीड को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे, तो एन होता है 14, 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24, ठीक है, 24 होगा। तो 24 किसका होता है, एक्स का। अब तो यहाँ से ये और सी तो कट गया, फिर उसके बाद ई होता है, क्या होता है, ई जो है वो होता है 5वां, उसमें 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, फिर ई है, यानी कि दोबारा से ई है। तो अब भाई अब दोबारा ई है तो डायरेक्ट से बात है कि यहाँ भी फिर से ओ आएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रश्न बहुत आसान है कि अब इसमें यहाँ पे 63 है, 66 है, और यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए 5 चौका 20 यानी 5 4 जा 20, 23 जा 60, और उसमें 3 को ऐड कर दिया गया, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड कर देंगे तो 63 आएगा। फिर 3 5 15, 15 चौका 60, 60 में 6 जोड़ेंगे तो 66, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दिया 15, 15 से दे 105, 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, व्हाट एंगल इज मेड बाय सेकेंड हैंड इन 15 सेकेंड, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 15 सेकेंड में बनाया गया कोण क्या होगा, तो जाहिर सी बात है यह 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। आखिर कैसे, तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या होगा 12, यहाँ पे 6, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मान लीजिए इसी के बीच में, फिर यहाँ पे 7 8 9 10 11, इस तरीके से ये घड़ी है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 सेकेंड की सुई पूरा कंप्लीट घूमेगी तो 60 सेकेंड, ठीक है। तो प्रश्न में आपसे यह पूछा गया है कि घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 15 सेकेंड में बनाया गया है। अब देखिए 15 सेकेंड की अगर बात की जाए तो सेकेंड कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा तो सेकेंड यहाँ आएगा, तो राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81 नंबर प्रश्न में कहा है कि बंगाल विभाजन पर किस भारतीय नेता ने इसे निर्मम भूल कहा था। तो यह स्टेटमेंट जो है बंगाल विभाजन पर निर्मल भूल की संज्ञा गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो बंगाल विभाजन जो है वह प्रभावी रूप से लागू जो हो गया था वो 16 अक्टूबर 1905 से यह
प्रभावी हो गया था, यानी कि लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 से। और इसकी घोषणा जो की गई थी, घोषणा वह 20 जुलाई 1905 को की गई थी। 20 जुलाई 1905 को की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था। प्रश्न में कह रहा है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। बहुत ही साधारण प्रश्न, आप किसी भी 4 लगातार विषम संख्या में इसे एग्जाम्पल के तौर पर शामिल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 से ही शुरुआत करते हैं, लगातार 4 विषम संख्या की, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, प्रश्न में फिर से पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है कि उनके गुणनफल में क्या जोड़ा जाए। तो 5 से 15, 15 से 105 और 105 में अगर 9 से आप मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, तो 9 5 जा 45 और यहाँ पे कैरी वाला 4 आ जाएगा 945। अब इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 945 है, आप इसको भाग करके देखिए, 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 6 ऐड हो जाएगा, यह 45 नीचे आएगा। अब बताइए एक बार में भी अगर इससे लगाते हैं तो यह 45 तो कम पड़ रहा है ना, तो यानी कि 61 में से अगर 45 इतना और चाहिए था तो पूरा पूरा कटता। 11 में से 5 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 16 चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि 16 आपको ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसके अलावा देखते हैं। ठीक है, 3 से तो मैंने काउंट कर लिया, 3 के अलावा अगर देखिए तो 5, 7, 9, 11, इस पर भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। 11 नमा 99 और 7 बचे 35, यानी कि ऐसा लिख सकते हैं 35 गुने 100 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का जरूरी नहीं पड़ेगा, 35 100 माइनस 35। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब इसको काटिए, 6 1 36 नहीं कटेगा, 5 25 यानी 5 5 जा 25 कटेगा। 14 में से 5 गया 9, यह कैंसिल हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो गया 6 5, 965 हो गया, 965 हो गया। अब यह क्या पे हो गया 10 हो गया, 5 5 दोनों जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। और यहाँ 995 हो गया। अब 10 हो गया और क्या हो गया 995 हो गया। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखिए, अगर आप 9 से लगाते हैं 109, 9 से लगाएंगे ना, 9 से 81 आता है, 81 आएगा। और यहाँ पे क्या है 95। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 995 नहीं है बल्कि 965। ठीक है, 965 है। तो अगर मान लेते हैं कि आप 9 बार में लगाते हैं तो क्या आता है 981 आता है। अब यहाँ पे क्या कीजिए 65 को घटाइए, क्योंकि यह कम पड़ रहा है ना, 981 9 बार में लगाएंगे तो यह कम पड़ रहा है। तो 11 से 5 गया 6, 7 में 6 गया 1, इस स्थिति में भी आपको 16 ही ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। यह आपका इक्वेशन के मेथड से भी बन सकता है, या पुरुष को लड़के के बराबर कर देंगे, उस आधार पर भी यह सॉल्व हो जाएगा। और इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूं ताकि आपको हेल्प कर बनाने में मदद मिले। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको खुद से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, शक्तियों का पृथक्करण संबंधित है, तो यह संबंधित है कार्नवालिस संहिता से। ठीक है, कार्नवालिस संहिता जो है वह शक्तियों के पृथक्करण के लिए ही लाया गया था। ठीक है, और कार्नवालिस संहिता की अगर बात की जाए तो यह 1793 में बनाया गया था। ठीक है, एक रूल था, एक नियम था जिसे लागू किया गया था। तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत में जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ थी, प्रशासनिक ढांचा थी, उसका क्या किया कर दिया गया, उसको एक कानूनी रूप दे दिया गया। ठीक है, तो यह 1793 में कार्नवालिस संहिता जो है वो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित थी। 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता था, यानी कि जो अपराध किए जाते थे उसे एक्सेप्ट किया जाता था, ऐसा एक समारोह आयोजित किया जाता था और उसे पवरन कहा जाता था। ठीक है, पवरन के नाम से जाना जाता था। 86 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उत्तरी भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा को मावट के नाम से जाना जाता है। तो मावट जो है वो शीत ऋतु में वह वर्षा होती थी और उसे राजस्थान में मावट के नाम से जाना गया है। प्रश्न संख्या 87,
87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों का प्रमुख पेशा क्या था। उत्तर वैदिक कालीन के लोगों का सबसे प्रमुख पेशा कृषि हुआ करता था। 88 नंबर प्रश्न में पूछा गया है किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी। तो यह इब्राहिम लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1504 में किया गया था। इब्राहिम और लोदी ने क्या किया था? मुंगेर को बिहार एवं बंगाल का सीमा रेखा बता दिया था या बना दिया था, उन्हीं के द्वारा यह निर्धारित किया गया था। 89 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ता है या जाना पड़ता है। तो यह बुर्जिला दर्रा है। श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए बुर्जिला दर्रा के रास्ते होकर गुजरना पड़ता है और यह कश्मीर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक दर्रा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। सिकंदर के भारत अभियान के समय आम्बिक कहाँ का शासक था। तो यह आम्बिक जो है वह तक्षशिला का शासक हुआ करता था। और बात की जाए तक्षशिला की, इसका तो करेक्ट आंसर तक्षशिला हो जाएगा। अगर बात की जाए तक्षशिला की तो इसकी स्थापना भरत के द्वारा की गई थी। ठीक है, और 1980 में, ठीक है, 1980 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 91। अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विंसक मासिक। 92 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस बात में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है एवं अपरिवर्तनीय है। ऐसा कहा गया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। प्रश्न संख्या 93 की बात की जाए तो 93 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था। तो वह था प्राग की संधि। प्राग की संधि के माध्यम से ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था और यह कब हुआ था? 23 अगस्त 1866 को। 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई थी। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगर बात की जाए राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। विधानसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन मनोनीत जो है विधानसभा के मनोनीत सदस्य उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन गुप्त काल के दौरान उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो उत्तरकालीन की बात कह रहा है और गुप्त कालीन के समय की बात कह रहा है, तो वह ताम्रलिपि जो है वह क्या होगा? एक बंदरगाह यानी कि पतन था। ठीक है, उसका यूज किया जाता था और यह बंगाल की खाड़ी और गंगा नदी के संगम के निकट पूर्वी तट पर स्थित था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड नामक अखबार का प्रकाशन कब शुरू किया। यहाँ में नहीं होगा, ने होगा। ठीक है ना, तो उनके द्वारा इसका प्रकाशन जो है नेशनल हेराल्ड 1938 में किया गया। ठीक है, 1938 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 सितंबर 1938 को किया गया और यह इंग्लिश भाषा का था। ठीक है, इंग्लिश भाषा का समाचार पत्र था। 97 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी मिट्टी दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी कहलाती है। तो काली मिट्टी जो है वह दक्कन ट्रैप से बनी मिट्टी है। ठीक है, बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न में। तो पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो यह सिद्धांत जो है वेगनर के द्वारा दिया गया है। महाद्वीपीय सिद्धांत जो है विस्थापन का सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया गया है और पूरा नाम है इनका अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम है और यह जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। शेरशाह के मकबरे का वास्तुकार यानी कि उसका डिजाइन जो है वास्तुकार वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यह इसमें एक और लगा देंगे मीर मोहम्मद अलीवल खां के द्वारा इसे तैयार किया गया था। यही उसके वास्तुकार थे और यह कहाँ पे स्थित है? सासाराम में स्थित है। निर्माण काल जो है, अगर इसकी निर्माण काल की बात की जाए
तो इसका निर्माण हुआ था 16 अगस्त 1545 को। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला। अगर बिहार की अगर बात करें तो बिहार में क्या है, 1102 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो वहाँ पे है 1029 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, और बात की जाए इस अब मान लीजिए कि इस दो सीक्वेंस में, ये दो क्रम से 1102 और 1029 आएगा, तो बिहार और पश्चिम बंगाल मात्र एक ऑप्शन बी में ही आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से सेट नंबर 13 के 100 प्रश्न को कवर किया गया है। मुझे आशा है कि यह सेट आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कोई डाउट भी नहीं रह गया होगा। तो इसी तरीके से आप क्या करें, सेट को कंप्लीट करें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले सेट नंबर 14 में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।